गुड आफ्टरनून सभी को। गौरव यादव, तेजल, अंकुर कुमार सिंह, चलिए देखिए आज हमको जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है आज उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, राजकेश, आयुष दुबे, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो देखिए आज वैद्युत चुंबकीय तरंग को आज हमें कंप्लीट करना है पूरा। विपिन मौर्य, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंग का जो लेक्चर नंबर 2 है आज उसे कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन कराना है हम लोग को। चलिए, आकांक्षा यादव, गुड आफ्टरनून। क्या हो रहा है? गुड आफ्टरनून। चलिए देखिए आज देखिए हमको जो टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंग के उत्पादन के प्रायोगिक व्यवस्था। कल हमने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय तरंग का इतिहास पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले मैक्सवेल ने दिया था, ठीक है, और मार्कोनी ने दिया था लास्ट में सबसे अच्छा। तो अब देखिए यहाँ पर आज हमको पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय तरंग के उत्पादन के लिए प्रायोगिक व्यवस्था। मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या प्रयोग किए गए हैं, क्या व्यवस्था है। ठीक है, क्वेश्चन कल होगा, आज तो ये चैप्टर कंप्लीट होगा। देखिए हर्ट्ज का प्रयोग इस तथ्य पर आधारित है कि दोलायमान आवेश लगातार त्वरित होता रहता है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए बस हमको ये देना है कि हर्ट्ज का प्रयोग क्या था कि जो दोलन युक्त जो क्या है आवेश लगातार त्वरित होते हैं। देखिए यहां से बस देखिए हर्ट्ज के प्रयोग में क्या था, देखिए कि आवेश लगातार त्वरित होता रहता है एवं यह विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करता रहता है। नीचे दिखाए गए चित्र देखिए, धात्विक प्लेट P1 P2 एक संधारित्र की तरह कार्य करेंगे। देखिए यहां पर है, देखिए ये धात्विक प्लेट, देखिए एक ये है P1 है और एक P2 है। ठीक है, दो प्लेट है देखिए धातु की, एक P1 है और एक P2 है। ये दोनों प्लेट क्या है, एक संधारित्र की तरह कार्य कर रहे हैं। दो प्लेट है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, संधारित्र की तरह कार्य करेगा। देखिए गोलों S1 S2 को जोड़ने वाले तार एक अल्प प्रेरकत्व प्रदान करते हैं। देखिए ये एक गोला S1 है और ये S2 है, इनको जोड़ने वाला ये जो तार है इसका देखिए प्रेरकत्व क्या है, बहुत कम है। इसका प्रेरकत्व क्या है, अल्प प्रेरकत्व का है। ये जो गोले को जोड़ने वाला ये जो तार है। आगे देखिए क्या करा है, जब एक उच्च वोल्टेज धात्विक प्लेटों के बीच आरोपित किया जाता है तो ये प्लेटें चिंगारी स्पार्क द्वारा विद्युत विसर्जित हो जाती हैं। इस चिंगारी से आवेश दोलायमान होते हैं, फलस्वरूप विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। देखिए जब इन प्लेटों को क्या करेंगे, एक उच्च विभव इनमें क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो उच्च विभव प्रवाहित करने से इसमें क्या होगा, एक आवेश जो होगा आवेश इसमें गति करने लगेगा। आवेश देखिए इसके गैप के बीच में आवेश क्या होगा, दोलन युक्त हो जाएगा, गति करने लगेगा। ठीक है, और जब ये आवेश गति करने लगेगा तो यहां से क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी, उत्सर्जित हो जाएंगी। और इनकी आवृत्ति देखिए, उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति के लिए फार्मूला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, देखिए ये जो है ये उत्पन्न जो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगा उसकी आवृत्ति के लिए फार्मूला 1/2π/L/c। c क्या है, देखिए c यहाँ पे संधारित्र की धारिता है। देखिए यहाँ पर अगर पूछेगा कि c क्या है तो देखिए
सी देखिए क्या है, सी देखिए संधारित्र की धारिता है, क्या है, धारिता। और देखिए यल क्या है, देखिए यल आपका प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व है, ठीक है, यल क्या है, प्रेरकत्व है। हाँ गति करेंगे, दोलन युक्त मतलब गति करने लगेंगे, ठीक है। अब देखिए ये देखिए जरूरी है, EM तरंग का स्रोत, उत्पादन तथा प्रकृति। इसमें से देखिए क्वेश्चन इस पॉइंट से आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, नोट करना होगा तो पॉइंट जो जो बताएंगे उसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला देखिए क्या है, आवर्ती रूप से दोलायमान आवेश, मतलब दोलन युक्त कह सकते हैं इसको, दोलन युक्त जो गति करते हैं आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत होते हैं। देखिए ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत कौन होते हैं, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन या तो दोलन युक्त आवेश, दोलन युक्त आवेश ही क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत होते हैं, उसी से ये निकलते हैं, ठीक है। और देखिए एलसी परिपथ, एलसी परिपथ मतलब प्रेरकत्व और संधारित्र परिपथ में दोलनों की आवृत्ति बराबर विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति। ये भी पॉइंट देखिए बहुत जरूरी है, ये भी पॉइंट बहुत जरूरी है। देखिए जो एलसी परिपथ के जो दोलन की आवृत्ति होगी वो विद्युत चुंबकीय तरंग के आवृत्ति के बराबर होगी। जो अभी आवृत्ति पढ़े हैं वही क्या होगी, दोलन की भी आवृत्ति होगी, दोनों एक बराबर होंगे। तीसरा देखिए क्या है, ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं तथा इन संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये अनुप्रस्थ मतलब होती है, मतलब इसका क्या देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, क्या होती है देखिए, अनुप्रस्थ होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, और इनको गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, इनको गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जैसे देखिए यहां ये क्या है, ऊर्जा का स्रोत है, देखिए ये क्या है, ये देखिए ऊर्जा का स्रोत है, ये ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, ऊर्जा स्रोत। अब जब यहां से ऊर्जा देंगे तो देखिए ये एलसी परिपथ है, एलसी परिपथ का मतलब क्या हो गया कि इसमें देखिए एक प्रेरकत्व जुड़ा है और एक क्या धारिता जुड़ी है। जब यहां से आपको जब ये देखिए ये ऊर्जा इसमें जाएगा, विद्युत ऊर्जा, तो इसके प्रेरण के कारण इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें गति करेंगे तो यहां से एक क्या होगा, तरंग निकलेगा, और ये तरंग जो रहेगा ये क्या होगा, देखिए अनुप्रस्थ तरंग होगा। ये तरंग कैसा होगा, अनुप्रस्थ तरंग, और इनके गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये ऐसे ही गति करते हैं। कल क्लास चली थी, कल क्लास आपका 9 बजे चला था, रात को 9 बजे। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण देखिए, बस आपको क्या गुण होते हैं बस उसका फार्मूला याद करना है, क्या होता है बस, और कुछ नहीं जानना है, और ये बहुत जरूरी है। इस गुण में से आप देखेंगे एक प्रश्न जरूर आएगा, इस टॉपिक से बोले 2 से 3 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक प्रश्न इसी से आएगा, गुण से आएगा, ठीक है, एक प्रश्न इसी से आएगा, देखिए कंफर्म है। सत्य प्रभात आ गए, चलिए देखिए चाल, चाल देखिए क्या होता है, मुक्त आकाश में देखिए चाल, मुक्त आकाश में चाल देखिए क्या होता है, देखिए ये आपका होता है, जहां ये आपका क्या देखिए ये प्रकाश की चाल है मुक्त आकाश में या निर्वात में,
और ये क्या देखिए म्यू जीरो क्या है आपका, देखिए म्यू जीरो आपका है निर्वात की चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन नॉट जीरो क्या देखिए ये आपका वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, ये आपका है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। और ई जीरो और बी जीरो ये क्या है, आयाम है चुंबकीय का ये चुंबकीय क्षेत्र का, और ये किसका है सही, ये वैद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र का है। तो देखिए आपको ये वाला हेडिंग बहुत ही जरूरी है चाल ज्ञात करने के लिए। जो उत्पन्न चुंबकीय तरंगे होंगे, उत्पन्न चुंबकीय तरंगों का देखिए चाल ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। बोल ही दिए कि ये जितने इस पॉइंट में आएंगे, जिस पॉइंट सब क्या होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, केवल फार्मूले ही दिए रहेंगे। आगे देखिए अन्य किसी माध्यम में, देखिए अगर अन्य किसी माध्यम में जाएगा तो ये फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि देखिए तब यहां पर देखिए ये क्या था, ये निर्वात में था वैद्युतशीलता, और ये क्या था निर्वात में देखिए क्या था चुंबकशीलता था। और म्यू देखिए क्या है, म्यू देखिए क्या, ये माध्यम, माध्यम की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। और एप्सिलॉन क्या है देखिए ये देखिए माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। ठीक है, ऊर्जा देखिए पहला तो वेगता हो गया, दूसरा देखिए ऊर्जा है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा समान रूप से विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में वितरित होती है। देखिए जब किसी चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन होता है या तो विद्युत चुंबकीय तरंग बनता है, तो आप जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग किसके कारण बनता है, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से बनता है। ठीक है, इन दोनों के परिवर्तन से क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। तो जब वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है तो ऊर्जा समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, देखिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में वितरित हो जाता है, समान रूप से दोनों में बराबर बराबर क्या होगा ऊर्जा बट जाता है। जब देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है तो जो उसकी ऊर्जा होती है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में समान रूप से बढ़ जाती है। ठीक है, और देखिए वैद्युत क्षेत्र का घनत्व तो देखिए क्या होगा, ऊर्जा घनत्व म्यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आप लोग फार्मूला क्लास 12th में पढ़े हैं बहुत अच्छे से। या तो देखिए ऊर्जा घनत्व म्यू जीरो बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 बी स्क्वायर अपान म्यू जीरो स्क्वायर। देखिए ये वैद्युत क्षेत्र में है, ये किस में है वैद्युत क्षेत्र में है, और ये वाला किस में है देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। ये जो फार्मूला है ये वैद्युत क्षेत्र के लिए है और ये वाला चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। ठीक है, ये किसके लिए है देखिए वैद्युत क्षेत्र के लिए, और ये किसके लिए है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। ठीक है, विश्लेषण से प्राप्त होता है कि ऊर्जा जो होती है देखिए दोनों ऊर्जा के योग के क्या होती है बराबर होती है। तो देखिए यहाँ ये आपका क्या हो गया, ये देखिए ये वैद्युत के लिए है ये चुंबकीय के लिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए ये आपका आ जाएगा, मतलब दोनों के ऊर्जा के योग के बराबर होता है। ये जो आया था देखिए इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, यहां पर देखिए आपका यम रहेगा, जब यू ई और यू एम
क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक का जो है ऊर्जा घनत्व, और ये किसका है, मैग्नेटिक यम का। दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये फार्मूला आएगा, ये आप याद रख लीजिए। केवल देखिए, केवल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जितना टॉपिक बचा है सब में केवल फार्मूला ही ध्यान देना है। फार्मूला याद हो गया बस, और कुछ नहीं करना है। तीव्रता देखिए, तीव्रता देखिए क्या होती है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड प्रवाहित ऊर्जा। देखिए तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, जिधर तरंग गति करता है उसके लंबवत 1 सेकेंड में प्रवाहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड में जितना ऊर्जा प्रवाहित होता है, 1 सेकेंड में जितनी ऊर्जा व्यय होती है, उसे क्या कहते हैं हम, तीव्रता कहते हैं, आई। तो देखिए तीव्रता बराबर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग की कुल ऊर्जा बटे क्या कर देंगे, क्षेत्रफल गुणे समय, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल में एकांक सेकेंड से प्रति, देखिए एकांक क्षेत्रफल और प्रति सेकेंड, क्षेत्रफल और सेकेंड का भाग दे देंगे ऊर्जा में, तो क्या आ जाएगा हमारा, तब ये आ जाएगा तीव्रता। तीव्रता बराबर देखिए क्या आ जाएगा, देखिए यही आएगा, चाहे ये रखे चाहे ये। रीजनिंग की क्लास आपका होगा केमिस्ट्री फर्स्ट की क्लास क्यों नहीं चलेगी। केमिस्ट्री फर्स्ट का क्लास एक दिन बाद से रेगुलर चलेगा। सर अभी बिजी है थोड़ा, इसलिए नहीं चल रहा है। ठीक है, अच्छा फिर से बता दें, चलिए फिर से बता देंगे। ये देखिए संवेग, चौथा देखिए क्या है, संवेग। विद्युत चुंबकीय तरंगे संवेग का भी वहन करती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे संवेग का भी वहन करती हैं। यदि विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक भाग सी चाल से यू ऊर्जा संचरित करता है, तब रेखीय संवेग क्या आ जाएगा, देखिए ऊर्जा गुणे चाल, चाल गुणे सही ऊर्जा बटे चाल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका संवेग आ जाएगा। ठीक है, तब संवेग आ जाएगा। और देखिए यदि तरंग किसी पूर्ण आवेशक सतह पर आपतित हो तब स्थानांतरित संवेग कितना आ जाएगा, देखिए u/c। तो इसका मतलब देखिए यहां से हम क्या कर देंगे कि ऊर्जा और चाल, तरंग के ऊर्जा और चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, संवेग। ध्यान से सुन लीजिए, तरंग के ऊर्जा और वेग, ऊर्जा और चाल दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे हम, संवेग कहेंगे, ऊर्जा और चाल के अनुपात को। अब देखिए यहां पर यदि तरंग किसी पूर्ण परावर्तक सतह पर आपतित होता है तब संवेग ये होता है, देखिए ये पूर्ण परावर्तक सतह के लिए, और ये किसके लिए देखिए है, ये देखिए अवशोषक सतह के लिए। ये देखिए अवशोषक मतलब जो आधा परावर्तक करे आधा ग्रहण करे, तो अर्ध परावर्तक के लिए ये है, पूर्ण परावर्तक के लिए ये है, दोनों अलग अलग फार्मूले हैं। देखिए पोर्टिंग सदिश, देखिए पोर्टिंग सदिश क्या कहलाता है, देखिए पोर्टिंग सदिश विद्युत चुंबकीय तरंग में एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित ऊर्जा की दर को पोर्टिंग सदिश कहते हैं। ठीक है, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगा तो एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित ऊर्जा को, एक क्षेत्रफल से एकांक क्षेत्रफल से जितना ऊर्जा प्रवाहित होता है वही क्या कहलाता है हमारा, उसे हम देखिए पोर्टिंग कहते हैं, यश से व्यक्त करते हैं। और देखिए इसका मात्रक क्या होगा, वाट प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका फार्मूला देखिए ये होगा वाट प्रति मीटर स्क्वायर। वाट देखिए क्या है, ऊर्जा है, और मीटर स्क्वायर क्या है, क्षेत्रफल है। तो एकांक क्षेत्रफल में जितना ऊर्जा होगा संचित वही क्या कहलाएगा, वही पोर्टिंग कहलाएगा। अगर पोर्टिंग पूछेगा तो
विद्युत चुंबकीय तरंगों में, क्योंकि देखिए ई और बी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों में ई और बी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अतः यश का परिमाण क्या होगा, देखिए ई बी साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान देखिए कितना आता है हमारा, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 रख देंगे, इसका मान तो क्या जाएगा ई बी बटा म्यू, या तो इसको ये मान रख दीजिए। देखिए ये किसके बराबर है, देखिए 14। सोनिया, जो चैप्टर रह गए उसके रिवीजन के लिए आप डाउट नंबर पे कॉल करिएगा, बताएंगे कैसे रिवीजन करना है, क्या करना है, ठीक है। डाउट नंबर पे आप कॉल करिएगा तो आपको बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना है तैयारी। तीसरा देखिए क्या है, यश की दिशा नहीं बदलती है, पोटिंग, यश मतलब देखिए क्या होता है, पोटिंग, पोटिंग की दिशा नहीं बदलती है, किंतु इसका परिमाण प्रत्येक चौथाई चक्र में 0 एवं एक अधिक मान होता है। मतलब इसका परिमाण एक बार देखिए 0 से चलेगा, अधिक होगा, फिर 0 होगा, फिर होगा अधिक, फिर 0 होगा, ऐसे चलता है। मतलब 0 होगा, कम होगा, अधिक होगा, ऐसे चलता रहता है इसका मान। तो देखिए मैक्सिमम जो मान होता है पोटिंग का, देखिए जो मैक्सिमम कौन सा, देखिए अधिकतम, अधिकतम जो मान रहेगा देखिए वो क्या होता है, E0 B0 बटा μ0, ये होता है, ठीक है। अधिकतम मान ये होगा पोटिंग के लिए। शिल्पी कुमारी, फार्मूले के लिए आप लोग कॉल करिएगा, बताएंगे डाउट नंबर पे तरीका कैसे याद करना है, कैसे याद करना है बताएंगे, ठीक है। राज के सर फोन नहीं काटा जाता है, फोन कहाँ काटा जाता है भाई, पोटिंग देख लो, पोटिंग देख लो यहां से, देखिए पोटिंग, देखिए क्या होता है पोटिंग सदिश, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग में एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित ऊर्जा की दर को, मतलब एकांक क्षेत्रफल में जितना ऊर्जा प्रवाहित होगा विद्युत चुंबकीय तरंग में, देखिए एकांक क्षेत्रफल में जितना ऊर्जा प्रवाहित होगा वही क्या कहलाएगा, पोटिंग कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, पोटिंग। तो देखिए इसमें पॉइंट दिए हैं, पहला क्या दिया है, इसका मात्रक दे दिया, इसका मात्रक और फार्मूला ये होता है, फार्मूला और मात्रक देखिए होता है, दोनों का सदिश गुणनफल कर देंगे और यहाँ μ0 का भाग दे देंगे, और इसका मात्रक होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर। और दूसरा पॉइंट देखिए क्या दिया इसमें कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में देखिए ई और बी दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो यहां पर देखिए आपका ये है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई बी साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ क्रॉस गुणनफल है, सदिश गुणनफल में साइन होता है। तो देखिए यहाँ हम क्या रख देंगे, जब लंबवत है तो साइन 90 रख देंगे, साइन 90 का मान 1 रखेंगे, तब ये केवल बचेगा हमारा, ठीक है। बोले तो हैं आप लोग याद करने के लिए कॉल करिएगा डाउट नंबर पे, ठीक है। नहीं बाकी सबको याद है, जिसका क्लास पीछे का छूटा है, अगर उसको प्रॉब्लम है तब बताएं। और ये सब आप लोगों को बोले हैं प्रॉब्लम नहीं होगी, आज चैप्टर कंप्लीट होगा, कल तक आप लोगों के पास इसका पूरा पीडीएफ चला जाएगा एक साथ, कौन कौन से पॉइंट याद करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, सबका पीडीएफ एक साथ आप लोगों को कल मिल जाएगा क्वेश्चन के साथ इसका, ठीक है। और देखिए क्या था, अधिकतम पोटिंग के लिए, देखिए पोटिंग के अधिकतम मान के लिए देखिए फार्मूला क्या था, E0 B0 बटा μ0 था, ठीक है। हाँ 12th में पूरा नहीं मिलेगा सत्य प्रभात, कहे इतना परेशान हो, 12th में पूरा नहीं था ना, आप CUET में कुछ आगे लेवल का देखेंगे, एक आध स्तर आगे बढ़ेंगे ना, एक आध सीढ़ी आगे बढ़ेंगे,
ट्वेल्थ में थे तो अब सीयूईटी के एग्जाम देने के लिए उसी ट्वेल्थ के सिलेबस को एक स्टेप आगे करके आपको समझना होगा। पीडीएफ मिलता है भाई, पीडीएफ डाला गया है ना, इसके पहले वाले चैप्टर का सबको मिल गया है, इस चैप्टर का भी आपको मिलेगा पीडीएफ। सत्य प्रभात अभी पोटिंग बताए, 2 बार बताए भाई पोटिंग, कहां आप थे, सुन नहीं रहे हैं, अभी हम पोटिंग बताए ना। हाँ तो जिसके लिए कुछ नहीं आता वो डाउट नंबर पर क्लियर कर लेगा कि कुछ नहीं याद है, कुछ नहीं पढ़े हैं, तो अभी से भी पढ़ के कैसे तैयारी करें वो भी बता देंगे, क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है, जो कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी, ताकि अच्छा नंबर आ जाए। देखिए पोटिंग सदिश का औसत मान निम्न संबंध द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए इसका औसत मान आपको इस संबंध से, चाहे ये मान रखिए चाहे ये रखिए या इसी के बराबर ये, पोटिंग सदिश वही होता है, पोटिंग को ही पोटिंग सदिश कहें। डाउट नंबर है सोनिया? हाँ पीडीएफ पूरा मिल जाएगा भाई। डाउट नंबर है ना सबके पास? ऐसा कोई है जिसके पास डाउट नंबर नहीं है? चलिए डाउट नंबर पर क्लास के बाद। डाउट नंबर कहां मिलेगा सर? डाउट नंबर लिख लो 85 43 00 49 39। ठीक है, डाउट नंबर है, आप लोग इस पर कॉल करने का टाइम देखिए, बता रहे हैं सबको, कॉल करने का टाइम जिस टीचर से जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको पूछना है उनका क्लास ओवर होने के 2 से 5 मिनट बाद कॉल करिए। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में जिस टीचर से कंफर्म करना है, जो आपको डाउट है, जो क्लियर करना है, उसके बारे में कैसे तैयारी करना है या क्वेश्चन है कुछ भी, तो आप लोग क्लास ओवर होते ही तुरंत कॉल करिए, 2 मिनट बाद कॉल करिए। ठीक है, सत्य प्रभात तुम तो अभी कल बात किए थे, तुम्हारे पास है डाउट नंबर पे कॉल करना, तुम तो अपने पीछे ही परेशान हो, तुम्हारे पास है ना डाउट नंबर सब पहले से ही? चलिए तो देखिए ये आपको पोटिंग का औसत मान के लिए है। ठीक है, औसत मान निकालने के लिए ये फार्मूला है, उसका औसत मान निकालने के लिए। और देखिए किसी भी बिंदु पर पोटिंग सदिश की दिशा तरंग की गति के दिशा एवं उस बिंदु पर ऊर्जा स्थानांतरण की दिशा को व्यक्त करता है। देखिए ये आपको पॉइंट बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यहां से यहां तक ये पॉइंट कि किसी भी बिंदु पर जो पोटिंग सदिश होती है उसकी दिशा तरंग गति, उसकी दिशा देखिए क्या होती है, देखिए तरंग गति की, उसकी दिशा देखिए तरंग गति की दिशा एवं उस बिंदु पर ऊर्जा स्थानांतरण की दिशा को व्यक्त करता है, ऊर्जा स्थानांतरण की दिशा को व्यक्त करता है। रोशनी प्रजापति सर आपका नाम क्या है? चलिए देखिए विकिरण दाब, विकिरण दाब देखिए क्या है, किसी सतह पर प्रकाश आपतित होने पर इसके एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में आरोपित संवेग विकिरण दाब कहलाता है। देखिए
किसी सतह पर प्रकाश आपतित होने पर इसके एकांक क्षेत्रफल एकांक समय में आरोपित संवेग को विकिरण दाब कहते हैं। मतलब एकांक समय 1 सेकेंड और एक क्षेत्रफल 1 सेकेंड और एकांक क्षेत्रफल पर जो संवेग आरोपित होता है, जो संवेग उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं? विकिरण दाब। एकांक सेकेंड में 1 सेकेंड में एक क्षेत्रफल पर जितना क्या होगा? संवेग आरोपित होगा, वही क्या कहलाएगा? विकिरण दाब कहलाता है। एक पूर्वतः देखिए परावर्तक सतह के लिए देखिए विकिरण दाब ये होता है, ठीक है। जहां देखिए यस क्या है? यस स्पोर्टिंग है। सी देखिए क्या है? सी प्रकाश की चाल है। और एक पूर्णतः अवशोषक सतह, देखिए ये परावर्तक के लिए था और ये अवशोषक के लिए क्या है? फार्मूला देखिए ये है अवशोषक के लिए और ये परावर्तक के लिए। क्वेश्चन पूरा बताएंगे एक साथ, कल आपको क्वेश्चन करवा के क्वेश्चन दे भी देंगे आगे के लिए। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, तरंग प्रतिबाधा, तरंग प्रतिबाधा, ठीक है। तरंग प्रतिबाधा देखिए ये इंपॉर्टेंट है। माध्यम के द्वारा तरंग संचरण में उत्पन्न बाधा को तरंग प्रतिबाधा कहते हैं। देखिए माध्यम द्वारा तरंग के संचरण में उत्पन्न प्रतिबाधा को क्या कहते हैं? तरंग प्रतिबाधा कहते हैं। जो तरंग जब देखिए गति करता है तो माध्यम इसमें जो रुकावटें उत्पन्न करता है, माध्यम इस तरंग के संचरण में जो रुकावट उत्पन्न करेगा वही क्या कहलाएगा? रुकावट, तरंग प्रतिबाधा कहलाएगा। न्यूमेरिकल भी कल ही करवाएंगे आयुष दुबे। देखिए इसे निम्न संबंध से व्यक्त करते हैं। देखिए प्रतिबाधा या तो आप म्यू अपान एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं, या तो म्यू आर अपान एप्सिलॉन नॉट, या तो म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये देखिए क्या है? ये देखिए आपका जो म्यू है, म्यू देखिए ये क्या है? माध्यम की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। और एप्सिलॉन नॉट देखिए क्या है? ये देखिए माध्यम की वैद्युतशीलता है, ठीक है, वैद्युतशीलता। और देखिए म्यू आर देखिए क्या है? ये देखिए ये हमारा आपेक्षिक है, आपेक्षिक चुंबकशीलता। एप्सिलॉन नॉट आर क्या है? ये आपका इसका है आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो चाहे जो आप रख सकते हैं। देखिए या तो देखिए आप क्या करिए? आपेक्षिक वाला रखिए, या तो देखिए आप क्या करिए? माध्यम वाला रखिए, या निर्वात का, निर्वात का चुंबकशीलता, निर्वात का वैद्युतशीलता, माध्यम का चुंबकशीलता, माध्यम का वैद्युतशीलता, चाहे जो आप रख सकते हैं इसमें से। बायो की क्लास नहीं चलेगी, नहीं बायो की क्लास आज नहीं चलेगी। आशीष कुमार आराम से पढ़ो भाई। हाँ निर्वात की वैद्युतशीलता। और ये देखिए निर्वात या मुक्त अंतरिक्ष के लिए, देखिए निर्वात के लिए ये होता है और इसका मान ये आता है। देखिए इसका मान ये आता है। ये जो है देखिए ये केवल ना यहां तक रहेगा, ठीक है। देखिए निर्वात के लिए ये होता है और किसी माध्यम के लिए ये आएगा। निर्वात के लिए बस ये निर्वात वाला देखिए, ये जो है देखिए ये केवल किसके है? निर्वात के लिए है। और ये किसके लिए? देखिए ये आपेक्षिक के लिए है। और ये किसके लिए? ये माध्यम के लिए है। किसी माध्यम के लिए आपेक्षिक, किसी से आपेक्षिक मतलब तुलना करने के लिए, और ये निर्वात के लिए। तो देखिए निर्वात वाले का जो मान होता है ये 376.6 आता है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगों की संपूर्ण आवृत्तियों या तरंगदैर्ध्यों की क्रमिक व्यवस्था को वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं।
देखिए वैद्युत चुंबकीय जब तरंग उत्पन्न होता है तो इसमें देखिए उसके तरंग दैर्ध्य अलग अलग हो सकते हैं, और उसकी तरंग दैर्ध्य की जो व्यवस्था होती है और आवृत्ति की, देखिए तरंग ढेर सारे निकलेंगे और इन सभी तरंगों का आवृत्ति अलग अलग होगा, उसका तरंग दैर्ध्य अलग होगा। तो इनको आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के अनुसार व्यवस्थित करने का जो क्रम होता है वह क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। जो क्रम होता है, जो उनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में हो, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में हो, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर निकला है तो क्या है, देखिए गामा किरण है, देखिए ये देखिए गामा किरण है, ये देखिए यक्स किरण है, पराबैंगनी है, ठीक है, और ये देखिए क्या, ये दृश्य है, दृश्य प्रकाश है, और ये देखिए ये अवरक्त हैं, ये देखिए सूक्ष्म तरंग है, और ये देखिए रेडियो तरंग है। ठीक है तो देखिए सबका तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है, इनका जो ये क्रम बना है, जो व्यवस्था बना है, यही व्यवस्था क्या कहलाता है? सर विकिरण दाब एंड इंटेंसिटी, फिर से विकिरण दाब और इंटेंसिटी। देखिए विकिरण दाब क्या होता है? देखिए किसी सतह पर प्रकाश आपतित होने पर एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय। अब यहां कहेंगे कि एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय क्यों नहीं लिए? देखिए क्षेत्रफल और समय को डायरेक्ट सॉल्व करके यही रखा गया, देखिए उसका मान। ठीक है, उसके एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय पर जो संवेग लगेगा वही क्या कहलाएगा हमारा? पृथ्वी का वायुमंडल। देखिए पृथ्वी का वायुमंडल कैसा है? देखिए पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को इसका वायुमंडल कहते हैं। देखिए पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में आयतन के अनुसार देखिए 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एवं अल्प मात्रा में अन्य गैसें हैं, जैसे देखिए हीलियम, क्रिप्टॉन, कार्बन, ये सब अन्य मात्रा में है। ठीक है, देखिए मुख्य रूप से देखिए 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ये दोनों मुख्य रूप से होते हैं। बाकी सब जितने बचे उसी में हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, नियान सब उसी में आ जाएंगे। मतलब ये दोनों जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? देखिए 9 और 7 दूनों 99% क्या होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है मिलकर, बाकी 1% में सारी गैसें होती हैं। वायुमंडल के भी देखिए ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हैं। वायुमंडल के विभिन्न भाग, देखिए पृथ्वी के वायुमंडल को चित्र में रेखाओं अनुसार विभाजित किया गया। देखिए वायुमंडल के विभिन्न भाग में देखिए क्या क्या होगा। देखिए पहला देखिए क्षोभ मंडल, पहला देखिए क्या है? क्षोभ मंडल। इस क्षेत्र में तापक्रम ऊंचाई के साथ 290 केल्विन से घटकर 220 केल्विन हो जाता है। देखिए क्षोभ मंडल में, देखिए क्षोभ मंडल क्या है? क्षोभ मंडल वह है जिसमें ताप 290 से 220 हो जाता है। 290 केल्विन से 220 हो जाएगा, ये क्या होगा? क्षोभ मंडल। सब उसी में रहते हैं, 1% में, 1% में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब आ जाते हैं। देखिए ठीक है, अब देखिए समताप मंडल, देखिए दूसरा है समताप मंडल। देखिए समताप मंडल का तापक्रम, देखिए इसका तापक्रम 220 केल्विन से 200 केल्विन तक परिवर्तित है। देखिए पहले में क्या था? 290 से 220 तक था। अब दूसरा है समताप मंडल, इसमें 220 से 200 केल्विन तक है। मध्य मंडल देखिए क्या है? इस क्षेत्र में तापक्रम 180 तक गिर जाता है, मतलब 200 से लेके 180 तक आ जाता है। ठीक है, 180 तक हो जाता है इसमें। तो ये तीनों देखिए आपके क्या हैं?
अलग अलग देखिए मंडल हैं। आप देखिए आयन मंडल क्या है, देखिए आयन मंडल में आंशिक रूप से आवेशित कण, देखिए आयन मंडल में आंशिक रूप से आवेशित कण आयन एवं इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयन मंडल में क्या क्या पाए जाते हैं, देखिए आयन पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, आवेशित कण पाए जाएंगे, मतलब जिस पर धन या ऋण आवेश हो वो किस में पाए जाएंगे, वो आयन मंडल में पाए जाएंगे। जबकि बचे हुए वायुमंडल में उदासीन कण होते हैं। ओजोन देख लीजिए, ओजोन परत सूर्य के द्वारा उत्सर्जित पराबैंगनी विकिरण को अधिकांश अवशोषित कर लेती है। इसका सूत्र O3 है, ठीक है। देखिए ओजोन मंडल, ओजोन परत देखिए है, ओजोन परत क्या है, यह सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरण आता है उसको अवशोषित कर लेता है, रोक लेता है, जिससे हमें सुरक्षा मिलती है, हमारी सुरक्षा करता है। अगर पराबैंगनी किरण हमारे पास आ जाएंगे हमारे ऊपर तो क्या होगा, जल जाएंगे, हम लोग काले हो जाएंगे, एकदम जल जाएंगे, ठीक है। तो ये उसको रोकता है और अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। तो ये जो O3 है, O3 ओजोन परत, ये उस पराबैंगनी विकिरण को रोकने का कार्य करता है, उसको रोकता है। अगला देखिए, देखिए केनली हेविसाइड परत पृथ्वी से लगभग, देखिए केनली हेविसाइड परत पृथ्वी से लगभग 110 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस परत में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत उच्च होते हैं, इस परत में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत अधिक होते हैं। देखिए एक ये केनली हेविसाइड परत है, इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत अधिक होते हैं। और यह क्या होता है, पृथ्वी से लगभग 110 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है, ठीक है। देखिए आयन मंडल रेडियो तरंग प्रसारण में बहुत महत्वपूर्ण है। आयन मंडल रेडियो तरंग प्रसारण, देखिए आएगा कि रेडियो तरंग प्रसारण के लिए उत्तरदायी है तो कौन है, आयन मंडल है। आयन मंडल के कारण ही क्या होता है, रेडियो तरंग इधर उधर गति करते हैं। तो क्वेश्चन पूछोगी तब बताया जाएगा ना आरजू। अब मैम क्लास नहीं ली, मैम नहीं आई होंगी, अब उनसे बात किया जाएगा तब पता चलेगा ना। अब हमें कैसे पता, हम तो जब हमारे क्लास का टाइम हुआ तब आए, अभी क्लास ले लेंगे फिर चले जाएंगे। अब मैम अभी सुबह नहीं आई थी, अब उनसे बात करेंगे फिर बताएंगे ना। तो देखिए यही है, देखिए आयन मंडल है, केनली हेविसाइड है, तापी मंडल है, मध्य मंडल, ओजोन, समताप, क्षोभ, पृथ्वी। देखिए पृथ्वी के ऊपर इतने मंडल है, देखिए 12 किमी तक क्या है, देखिए क्षोभ मंडल है। 50 किमी तक देखिए क्या है, ये है क्या कहते हैं, ओजोन परत है। और 80 किमी तक देखिए ये है आपका मध्य मंडल, ठीक है। तो ये सब देखिए ये आपके अलग अलग मंडल की ऊंचाइयां हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव आप लोग पढ़े हैं एक बार का, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में सब जानते हैं। हाँ कोई भी डाउट हो उसी नंबर पे कॉल कर लेना। देखिए निचले वायुमंडल, देखिए निचले वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरण के परावर्तन द्वारा पृथ्वी तल को गर्म बनाए रखना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। देखिए जो सबसे नीचे का वायुमंडल है जिसमें बादल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें होती है, जो सबसे नीचे का होता है उसे हम बोलते हैं निचला वायुमंडल। इसमें बादल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। और इस वायुमंडल के द्वारा देखिए अवरक्त विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी का टेम्परेचर, उसे गर्म रखना, पृथ्वी का टेम्परेचर बनाए रखना क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। देखिए निचले वायुमंडल द्वारा पराबैंगनी विकिरण को क्या करे, देखिए विकिरण के परावर्तन द्वारा जो ये वायुमंडल है यहाँ से देखिए
ये जो विकिरण आते हैं ये परावर्तित हो जाते हैं, ठीक है, वापस चले जाते हैं। तो इनके परावर्तन द्वारा पृथ्वी का ताप गर्म बनाए रखना क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। रेडियो तरंगों के प्रसारण में पृथ्वी के वायुमंडल का योगदान। देखिए रेडियो तरंगों के प्रसारण में पृथ्वी के वायुमंडल का योगदान देखिए क्या होता है। विभिन्न रेडियो तरंगे, देखिए पहला विभिन्न रेडियो तरंगे, देखिए अत्यंत लघु आवृत्ति की जो तरंग होती है, देखिए 10 किलो हर्ट्ज से कितना होती है, देखिए 30 किलो हर्ट्ज तक होती है। जो सबसे छोटी होती है 10 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक। लघु आवृत्ति देखिए इसके, ये तो देखिए अत्यंत क्या था? लघु था, अत्यंत लघु था। अब ये देखिए लघु आवृत्ति है, ये कितना होता है? 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो। ये 10 से कितना था? 30 था। अब ये 30 से लेके 300 तक क्या था? लघु आवृत्ति कहलाएगा। और देखिए मीडियम आवृत्ति क्या होता है? देखिए मीडियम आवृत्ति देखिए 300 किलो हर्ट्ज से लेकर के 3000 किलो हर्ट्ज तक होता है, 300 से 3000 तक, ठीक है। और उच्च आवृत्ति देखिए क्या होता है? देखिए ये 3 मेगा हर्ट्ज से लेकर के कितना होता है? देखिए 30 मेगा हर्ट्ज। फिर अति उच्च आवृत्ति ये देखिए क्या होगा? ये 30 मेगा हर्ट्ज से लेके 300 मेगा हर्ट्ज। देखिए बस आपको याद करना सब पॉइंट की किसमें कितना होता है आवृत्ति, किसकी आवृत्ति कितने होती है। और अल्ट्रा उच्च आवृत्ति देखिए क्या होता है? देखिए ये 300 मेगा हर्ट्ज से लेकर के क्या होता है? 3000 मेगा हर्ट्ज। और सुपर उच्च आवृत्ति देखिए क्या होता है? ये देखिए 3000 से लेकर के 30,000 के बीच होती है। तो सबका देखिए टोटल आपके देखिए क्या है? पहला देखिए था अत्यंत लघु, सबसे छोटा 10 से 30 तक था। फिर लघु आवृत्ति था 30 से 300 तक था। फिर उसके बाद देखिए क्या है? मीडियम आवृत्ति है, ये 300 से 3000 है। उच्च आवृत्ति है, ये 3 से 30 है। फिर अति उच्च है, ये 30 मेगा हर्ट्ज से कितना हो गया? 300। और उसके बाद देखिए क्या है? अल्ट्रा उच्च है, ये देखिए 300 से 3000। और इसके बाद सुपर उच्च आवृत्ति है, ये 3000 से लेके 30,000 तक है। कोई संबंध नहीं है इसके इसके बीच। उसकी तरंग दैर्ध्य हो तो उसका आवृत्ति का तरंग होता है। जैसे जो अधिक उच्च आवृत्ति का तरंग दैर्ध्य होता है उसका इतना होता है ऊर्जा, ठीक है। बस ये बताना है, याद रखना है किसका कितना है। आयाम माडुलित प्रसारण देखिए, आयाम माडुलित प्रसारण, इसको यहां पर बस थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद आगे ये पूरा रहेगा। देखिए इस बैंड में, इस परत में 30 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति या उससे कम आवृत्ति की तरंगे सम्मिलित होती हैं। संकेत देखिए, तरंगे दो प्रकार की संचरण किए जा सकते हैं। तरंगों को दो प्रकार से संचरित किया जाता है। पहला देखिए क्या है? भू तरंगे, रेडियो तरंगे जो सतह के अनुदिश गमन करती हैं, भू तरंगे कहलाती। देखिए वे रेडियो तरंगे जो पृथ्वी सतह के अनुदिश गमन करती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो भू तरंगे कहलाती हैं। दीपांशु इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ? ये तुम लोगों को अभी हम कुछ बताने, ये याद करना है। इसमें क्या समझना है दीपांशु, राजा? इसमें कुछ समझना नहीं है, आपको याद करना है कि लघु आवृत्ति में इतना होता है, उसका आवृत्ति हर्ट्ज आवृत्ति। आप जानते हैं तरंग की आवृत्ति दिया, जो सबसे कम आवृत्ति होती है 10 से 30 तक होती है। लघु आवृत्ति है, देखिए ये अति लघु है, फिर लघु के लिए 30 से 300 होता है। बस आपको याद करना है, ठीक है। और देखिए इसका मीडियम आवृत्ति इतने से इतने के बीच होती है। उच्च आवृत्ति 3 मेगाहर्ट्ज से 30 होती है। अति उच्च कितना होता है? 30 से 300। ये आपको याद करना है। देखिए वे तरंगे
जो पृथ्वी सतह के अनुदिश गमन मतलब गति करती हैं, चलती हैं, ठीक है, चलती हैं, चलती हैं, भूतरंग कहलाती हैं। व्योम तरंग देखिए क्या है, वे आयाम माडुलित रेडियो तरंगे जिनकी आवृत्ति 1500 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है, आयाम मंडल द्वारा परावर्तित कर दी जाती हैं, इन्हें व्योम तरंग कहते हैं। देखिए यहां से लेके यहां से, वे रेडियो तरंगे जिनकी आवृत्ति क्या होती है, 1500 से अधिक होती है और यह आयन मंडल द्वारा परावर्तित हो जाते हैं। देखिए वे तरंगे, रेडियो तरंगे जिनकी आवृत्ति 1500 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे व्योम तरंग कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, व्योम तरंग। और देखिए आवृत्ति माडुलित, देखिए प्रसारण, इस बैंड में 80 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति तक की तरंगे सम्मिलित होती हैं। देखिए पर बस यहां तक आपको याद रखना है, ये जो आपका आवृत्ति माडुलित, इस बैंड में देखिए क्या होता है, 80 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति तक की तरंगे सम्मिलित होती हैं। मतलब इसमें जो इस ग्रुप में आवृत्ति माडुलित तरंग में जो आएगा उसका तरंग देखिए आवृत्ति कितना होगा, 80 से लेके 200 तक होगा। अब देखिए आयन मंडल न तरंगों को मोड़ देता है परंतु पृथ्वी की ओर परावर्तित नहीं कर पाता। टेलीविजन सिग्नल देखिए ये 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज सामान्य आवृत्ति मॉड्यूलेट हो जाते हैं। ये नहीं देखना है, देखिए बस ये याद रखना है, बस यहां तक कि आवृत्ति मॉड्यूलित प्रसारण बैंड में 80 मेगाहर्ट्ज से लेकर 200 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति तक की तरंगे होती हैं। टेलीविजन सिग्नल देखिए क्या है, टेलीविजन सिग्नल को एक लंबे एंटीना द्वारा प्रसारित किया जाता है। ये आप लोग देखे होंगे टेलीविजन वाला, ये आप लोग देखे होंगे घर में टीवी होगा तो पहले की जो टीवी थी उसका एंटीना लगता था, ऊपर छत पे तार लगा के एंटीना लगाते थे, मतलब एक लंबे क्या करते थे, एंटीना के द्वारा प्रसारित करते थे। अभी 15 मिनट चलेगा अर्चना पटेल, ठीक है। देखिए टेलीविजन सिग्नल की परास कितना होती है, देखिए परास, ठीक है, टेलीविजन सिग्नल का परास इतने के बराबर होता है। जहां देखिए यच क्या है, एंटीना की ऊंचाई है, आर देखिए पृथ्वी की त्रिज्या है, आर पृथ्वी की त्रिज्या है, यच एंटीना की ऊंचाई है, तो ये इसका परास, मतलब इतने दूरी तक वो तरंग गति कर सकता है, इतने दूरी तक। देखिए क्षेत्रफल जिसमें प्रसारण संभव है, देखिए वह क्षेत्रफल जिसमें प्रसारण संभव है वह क्षेत्रफल का देखिए ये फार्मूला है। या तो देखिए क्षेत्रफल पाई डी स्क्वायर, डी का मान यहां से निकालेंगे या तो डी का मान ये रख देंगे तो कितना जाएगा 2 पाई एच डी। देखिए ऐसे होगा, देखिए पाई तो है ही, 2h r का क्या कर देंगे होल स्क्वायर करनी में, तो ये देखिए आ जाएगा 2 पाई एच आर, तो यही यहाँ पे आया देखिए 2 पाई एच आर इसके बराबर। और ये कौन से हैं, वह क्षेत्रफल जिसमें प्रसारण संभव है, ये इससे वह क्षेत्रफल आएगा जिसमें प्रसारण हो सकता है। जनसंख्या जो टीवी प्रसारण देख सकती है, देखिए वह जनसंख्या जो टीवी प्रसारण देख सकती है, क्षेत्रफल गुणे जनसंख्या घनत्व, हम कितने लोग प्रसारण देख सकते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल और जनसंख्या घनत्व से गुणा कर देंगे। एकांक क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या है उसमें पूरे क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने हैं। जैसे देखिए ये अगर क्षेत्रफल है 4 भाग है, एक भाग में देखिए 2 लोग हैं तो 4 भाग है तो 2 गुणे 4 कर देंगे, कितना हो गया 8।
8 लोग हैं। चलिए तो बस इतना ही आपका था इसमें। अब इसका कल देखिए, कल अब इस चैप्टर का क्या कराया जाएगा, क्वेश्चन देखिए। वैद्युत चुंबकीय तरंग का प्रश्न। कल देखिए, कल हमको क्या करना, देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंग के प्रश्न सॉल्व करने हैं, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित जितने प्रश्न हैं कल वो हमको सॉल्व करने हैं। और इसमें देखिए ज्यादा आपको याद नहीं करना है, केवल जो आज 5-6 फार्मूला बताए हैं और कल आपको बताए थे मैक्सवेल वाला, बस वही याद करना, और ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। आप लोगों का नोट्स कल तक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, इस चैप्टर का। ठीक है, हाँ कल इस चैप्टर का क्वेश्चन करा देंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, तरंग प्रकाशिकी खत्म। और इसका नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को देखिए नेत्रिका प्रॉपर्टीज आपको याद करना है, विशेषता आपको याद करना है, उसको समझेंगे नहीं ज्यादा, ठीक है। विशेषता को याद करना है भाई, विशेषता आपको याद करना है, ठीक है। विशेषता बता दिया गया, उसको याद कर लीजिए। उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा राजकेश, यूट्यूब वाला भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, दीपांशु मिल जाएगा। यहीं पे मिलेगा, एप्लीकेशन पे ही डाल दिया जाएगा। अभी आप लोग बस इतना दोहराइए, कल आप लोगों को इस पूरे चैप्टर का एक साथ पूरा जितना 6-7 लेक्चर 8 लेक्चर लिए हैं इस चैप्टर में, पूरे लेक्चर का एक साथ पीडीएफ बना के एक में दे देंगे, ठीक है। वो भी प्रिंट करने के लिए आप लोग प्रिंट भी कर सकते हैं या दोहरा सकते हैं, जैसे भी चाहें। हाँ पूरा चैप्टर वाइज मिलेगा, चैप्टर वाइज, ठीक है। चलिए तो देखिए कल मिलते हैं, कल आप लोगों का यूट्यूब पर भी क्वेश्चन कराएंगे और यहाँ पे रिवीजन इसी को देखो, शुरू का बस 2-3 पेज देख लो, शुरू में सब लोग नहीं थे ना, शुरू का देख लीजिए 2 मिनट, सब लोग नहीं थे, जो नहीं थे वो देख लें। देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंग के उत्पादन के लिए प्रायोगिक व्यवस्था था, देखिए प्रायोगिक व्यवस्था क्या था, हर्ट्ज का प्रयोग इस तथ्य पर आधारित है कि देखिए जो दोलन युक्त देखिए आवेश लगातार जब त्वरित होते हैं, जब आवेश लगातार त्वरित होता रहता है तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन करता है, ठीक है। उत्सर्जन करने के लिए देखिए यह व्यवस्था बताया गया है, देखिए कि इसमें 2 प्लेट है P1 P2 जो एक संधारित्र का कार्य करते हैं, और 2 गोले हैं S1 S2, इनको जोड़ने वाला जो ये तार है यह किसका कार्य करता है, प्रेरकत्व का, संसूचक मतलब प्रेरकत्व। यह तार देखिए, यह तार किसका कार्य करेगा, देखिए यह तार जो है, देखिए यह तार करेगा, देखिए प्रेरकत्व का कार्य करेगा, प्रेरकत्व का कार्य करेगा यह तार। और यह किसका कार्य करेगा, देखिए यह संधारित्र का कार्य करेगा, ये संधारित्र का। जब यहां से देखिए निवेशी वोल्टेज देंगे तो इसमें जब यहां आएगा तो ये एक संधारित्र है, इसमें आवेश का स्थानांतरण होगा, और आवेश जब यहाँ त्वरित होंगे इस प्लेट से इस प्लेट पर आवेश आएंगे तो इनसे एक प्रकार का विकिरण निकलेगा जो क्या होगा, वैद्युत चुंबकीय तरंग होगा। और देखिए
जब एक उच्च वोल्टेज धात्विक प्लेट के बीच वही जो बताए आरोपित करते हैं तो वहां से आवेश गति करता है, और जो वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है उसका देखिए आवृत्ति का फार्मूला यही होता है। जहां सी क्या है, सी देखिए धारिता है, सी क्या है देखिए धारिता है, और यल क्या है प्रेरकत्व है। और देख लो उत्पादन की प्रकृति था, तो देखिए उत्पादन की प्रकृति देखिए क्या है, बस आपको याद रखना है कि आवर्ती रूप से दोलन युक्त आवेश चुंबकीय तरंग का स्रोत है। मतलब आवेश जब गति करते हैं तो उन्हीं से तरंग क्या होता है उत्पन्न होता है। एलसी परिपथ मतलब प्रेरकत्व और धारिता, जिसमें प्रेरकत्व और धारिता जुड़े हों, परिपथ में दोलनों की आवृत्ति बराबर विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति। मतलब जो इस परिपथ के दोलन की आवृत्ति रहेगी वही विद्युत चुंबकीय तरंग की भी आवृत्ति रहेगी। दोनों आवृत्ति क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है। अब देखिए तीसरा, देखिए क्या है, ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, ये अनुप्रस्थ प्रकृति होती है तथा इनके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी चल सकते हैं, किसी माध्यम में भी चल सकते हैं, माध्यम हो या न हो इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुण देख लीजिए, गुण देखना था ना नेत्रिका। देखो पहला देखिए चाल है, देखिए चाल के लिए ये फार्मूला है, देखिए ये हम लोग देखिए ये भी हम लोग किए थे, ये आप लोग कक्षा 12 में किए थे, चुंबकशीलता और विद्युतशीलता में संबंध। विद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध यही क्या होता है, चाल होता है, यही क्या होता है चाल आपका आएगा। और देखिए क्या था, जब किसी माध्यम में जाएगा, देखिए ये तो किसके लिए था, देखिए ये देखिए आपका निर्वात के लिए था, ये देखिए किसके लिए है, निर्वात के लिए। और ये देखिए ये आपका किसके लिए, देखिए ये किसी माध्यम में, जब किसी माध्यम, देखिए माध्यम के लिए ये हो जाएगा। और एक गुण देखिए ये था ऊर्जा था, ऊर्जा घनत्व। तो देखिए एक विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा समान रूप से वितरित हो जाती है। कोई विद्युत चुंबकीय तरंग जब होता है तो उसमें ऊर्जा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, देखिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में समान रूप से क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है, फैल जाती है। और ऊर्जा का घनत्व का ये फार्मूला है। ठीक है, ये देखिए विद्युत क्षेत्र के लिए ये है और चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये है। और देखिए दोनों को जोड़ने पर विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा हमें ऊर्जा मिल जाएगा। प्राप्त कितना ऊर्जा होगा, विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा को जोड़ देंगे, बस दोनों का मान रख के जोड़ देंगे। ठीक है। और देखिए तीव्रता, तीव्रता क्या है, देखिए तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड प्रवाहित ऊर्जा, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड प्रवाहित ऊर्जा क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। मतलब ऊर्जा बटे क्षेत्रफल कर देंगे, बस ये क्या आ जाएगा हमारा, तीव्रता के लिए ये फार्मूला है। तो इतना आप लोग रिवाइज करके रखेंगे, कल इसका क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, कल इस सब का क्वेश्चन करा देंगे। और जिनको जिनको भी डाउट था, किसको किसको था डाउट, आप लोग क्या करेंगे, शिल्पी कुमारी और कौन था, जिनको जिनको भी देखिए डाउट था वो अपना कॉल करके डाउट नंबर पर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए।